तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो मॉक टेस्ट 1 आप लोगों ने बना लिया होगा, मॉक टेस्ट 2 भी आप लोगों ने बना लिया होगा। फाइनली कल आपका पेपर है और आज की रात है आपके पास अपनी सारी की सारी चीज़ों को क्विकली रिवीजन करने के लिए, जो छूटा है उसे बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है क्लास, आपने लास्ट मिनट टिप्स तो देख ही लिया होगा और फाइनली ये पेपर जरूर बना लेना। और अभी भी अगर आपने 3 मॉक टेस्ट नहीं बनाए तो एटलीस्ट देख लेना उनमें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो आपको ना आता हो। बहुत अच्छे से प्रिपेयर क्लास कराया है आपको और लास्ट मोमेंट पे क्लास बिल्कुल थक हार गया हूँ, लेकिन फिर भी मन में बहुत क्लास उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मुझे कल घर आके जरूर मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया और क्या हम लोगों ने क्लास गेन किया इतने दिनों में, जो हमने मेहनत करी ये लास्ट के तो 3-4 दिन है, बहुत मेहनत करी। और आप मुझे बताना कि कैसा गया, राइट। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास। मॉक टेस्ट नंबर 3। सबसे बड़ी बात है क्लास, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बरकरार रखना। इतना देखो, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना लगेगा कि यार इतना और भी है और भी है और भी है, सबको लगता है लाइफ में। लेकिन फिर भी क्लास कॉन्फिडेंस रखना खुद पे कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने पूरी मेहनत की है, तो मैं पेपर में बहुत अच्छे से पेपर प्रेजेंट करके आऊंगा। आंसर शीट को लिखना कैसे है, चाहे केस स्टडी, मैंने ऐसी कोई चीज मुझे लगता नहीं है, इतनी सारी रिक्वेस्ट आपकी आती है, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, मैंने सब कुछ कराया। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ अभी भी बचा है तो कॉमेंट में मेंशन कर देना। क्लास रात अपनी है, कर लेंगे उस काम को भी, राइट। स्टार्ट करते हैं। अभी जो थर्ड मॉक टेस्ट है इसके अंदर क्लास सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग वेयर ट्रेनिंग इज अंडर गाइडेंस। यहाँ पे ट्रेनिंग गाइडेंस में की जाती है और ऑन द जॉब, तो ऑन द जॉब में ट्रेनिंग गाइडेंस में जब की जाती है तो उसको बोलते हैं क्लास अप्रेंटाइसशिप। अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम, ठीक है। जहाँ पे मास्टर सबसे पहले परफॉर्म करेगा, वर्कर उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा और मार्कर सॉरी मतलब क्या नाम है, वर्कर परफॉर्म करेगा, मास्टर सॉरी मास्टर जो है उसे ऑब्जर्व करेगा, राइट। इसे एक्सप्लेन भी कर देना है क्लास, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये बेसिकली प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, आयरन मैन के लिए, आयरन वर्कर्स के लिए, उन सब के लिए क्लास ये क्या रहता है, परफेक्ट रहता है। दूसरा, जयकांत इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ही हैज बीन गिवन अ privilege offer to subscribe the new issue of the share of the same company in proportion of 2:1। यानी अगर आपके पास 2 शेयर है तो सेम कंपनी का न्यू शेयर आपको मिलेगा 1। टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय हिम, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट में जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन है वो कौन कौन सा है। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, या फिर नॉर्मली इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया, राइट इशू हो गया, है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है राइट इशू। क्या है क्लास, राइट इशू। जहां पे एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक मौका देती है जब न्यू इशू निकालती है कि भाई आप थोड़ा कम रेट में ले लो, आपको हम दे सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ताकि बाहर किसी और को कंपनी को इशू करने की जरूरत ना पड़े। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जब भी डिस्टिंग्विश आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और पर्पस। तो आप प्लीज लिख देना किस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो, मीनिंग और पर्पस। देखो बेटा, जो ये ट्रेनिंग है ना, ये किसकी नीड है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, ये किसका डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने के लिए। डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, वर्कर की नीड को पूरा करने के लिए। ट्रेनिंग में किसी एक पर्टिकुलर काम को सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वर्कर का आउटपुट बढ़ाया जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट इसलिए किया जाता है क्लास, वर्कर के इनर ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट है और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो आपको डिफरेंस करना है तो इसी बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, मधुबन लिमिटेड इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट मैन्युफैक्चरिंग इंसेंस स्टिक्स एंड कोन्स, मतलब वो अगरबत्ती वगैरह। दी स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ वर्कर engaged in packaging of incense cones is 500 units one day, but it is noticed that all the workers are able to perform at much higher level as compared to the standard set। तो यार स्टैंडर्ड बनाया 500 का, वर्कर बना रहे हैं 600, 700, 800, 1000 बना रहे हैं। देयरफॉर द सुपरवाइजर डिसाइड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इसका मतलब आपने गलत बनाया है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ध्यान समझना क्लास क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई बोलेगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिख देना। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन बोलेगा तो आइडेंटिफाई करके पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्या है पॉइंट, और फिर क्लास उसको नीचे एक्सप्लेनेशन दोगे उसका, राइट। द पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस, अगर आपको कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस बेनिफिट याद हो, कंट्रोलिंग में दो ही चीज थी, प्रोसेस और इंपोर्टेंस। तो अगर आपको इंपोर्टेंस याद हो तो इसके अंदर एक पॉइंट था क्लास, जहां पे लोग स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं क्लास चेकिंग करते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, राइट। पॉइंट कौन सा था क्लास, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी ये स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि जो स्टैंडर्ड आपने बना रखा है वो ठीक है या
गलत है। इन्होंने स्टैंडर्ड ही कम बना रखा है, तभी तो हर कोई वर्कर जो है 500 से बहुत ज़्यादा बना रखा है, क्योंकि आपने टारगेट ही गलत बना रखा है। Akansha work in an insurance company. Over the year, the scope of her work was restricted to individual persons only. Now she has been transferred to corporate division. पहले वो अकेले अकेले इंसान को देख रही थी, अब वो corporate division में चली गई. To being with, she has been asked to approach 3 companies and convince them to buy the group insurance policy. क्लास ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना है एम्प्लॉय के लिए, यानी क्लास जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप कह सकते हो वर्कर्स के लिए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने की बात की जा रही है. शी wants to use human need as instinct and stimulate the management of these company to make purchase policy. भैया instinct to stimulate, स्टिमुलेशन करना है ना, तो स्टिमुलेशन मोटिवेशन के अंदर आता है, अगर आपने मोटिवेशन पढ़ा होगा तो. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द फंक्शन. वैसे एलिमेंट बोलता है तो जहां तक है वो डायरेक्टिंग की ही बात करेगा, राइट. तो डायरेक्टिंग तो फंक्शन है, बट एलिमेंट कौन सा है क्लास, तो एलिमेंट पूछा जा रहा है तो मोटिवेशन लिखना, राइट. क्या लिखना है क्लास, मोटिवेशन. तो उसे मोटिवेशन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा वर्क मैनेजर्स को, तब जाए कहीं वो चीज़ों को खरीदेंगे, पॉलिसी खरीदेंगे. ऑल्सो सजेस्ट द रिलेटेड ह्यूमन नीड as per the need hierarchy theory that she should promote sell the policy. तो आपको नीड हियरार्की थ्योरी में एक नीड, आपने देखो इंश्योरेंस किस चीज के लिए होता है मुझे बताओ. बेसिक नीड होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड होता है. इंश्योरेंस इज अ सेफ्टी सिक्योरिटी नीड. तो यहाँ पे ध्यान रखना ये किस नीड की बात कर रहा है क्लास, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड. ध्यान रखना अगर आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो कहीं ना कहीं क्लास अनसर्टेनिटी में कोई रिस्क होता है या फिर कुछ भी अनहैपनिंग होती है, कैजुअलिटी होती है, तो आपके परिवार को, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो आपका परिवार सेफ रहता है, ठीक है. कोई इंसान जो अपने परिवार को पाल रहा है और उसकी डेथ हो जाए तो उसके जाने के बाद उसका परिवार अकेले पड़ जाता है, बहुत जो लिविंग स्टैंडर्ड वो जी रहे थे उससे बिल्कुल डाउन आ जाता है और हालत बहुत ख़राब हो जाती है. तो उस सिचुएशन में वो इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस ही काम आता है. इसीलिए क्लास आप सेफ्टी सिक्योरिटी का हवाला दे सकते हो वर्कर उनको, मैनेजर्स को, यानी जो उनकी पूरे की पूरी मैनेजमेंट है, ताकि वो क्लास वो आपसे इंश्योरेंस को खरीद लें. ओके डन. 5th क्वेश्चन भी हो गया, 3 मार्क्स का था. 6th क्वेश्चन. ईशा निशा, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है आपसे, आपको याद होगा. ईशा निशा त्रिशा आर वर्किंग एज अ प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग. ये प्रोडक्शन में है, ये फाइनेंस में है, ये मार्केटिंग में है. ईशा कंडक्ट मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस with her subordinate in order to seek their opinion on various issue. तो जो ईशा है अपने वर्कर्स को बुलाती है, उनसे ओपिनियन लेती रहती है. निशा कंडक्ट द मीटिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू इन्फॉर्म हर सबॉर्डिनेट. ये अपने सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्म करती है अबाउट द टारगेट, टारगेट के बारे में बताती है, दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू अचीव विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, कि भैया इस टाइम पे आपको टारगेट अचीव करना है. शी इन्फॉर्म देम अबाउट द रिलेटेड रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी बताती है उनको, कहते काम नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा आपको, एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू देयर परफॉर्मेंस. तो आप परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छी नहीं होगी तो पनिशमेंट मिलेगी. त्रिशा अलाउ हर टीम, देखो तुम्हें 2 तरीके से बनाना है, या तो तुम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लो और फिर आप ऊपर का अपनी ओन लैंग्वेज बना के देखो कि क्या कह रहा है और हेडिंग को लिख के अपनी सिंपल भाषा में बना लो, या आप क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो फिर आप ये पढ़ो पूरा का पूरा क्लास रिक्वायरमेंट और फिर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, है ना, इस तरीके से. त्रिशा अलाउ हर टीम सेल्समैन टू सेट देयर ओन टारगेट फॉर द मंथ एंड ऑल्सो advise the way of achieving it. She believe highly in the capability of her team members. तो identify the different type of leadership style being described above. तो ये नहीं है क्लास, कुछ नहीं है. तो आप मुझे बताओ क्लास, यहाँ पे जो ईशा है वो कंडक्ट करती है, यानी कि मीटिंग कंडक्ट करती है और सबको बुला के सबसे ऑर्डर लेती है. तो जो पहला वाला हो गया वो हो गया डेमोक्रेटिक, राइट, डेमोक्रेटिक. निशा की बात करें, निशा ने मीटिंग कंडक्ट की, वो सीधे सीधा काम दे देती है, कहते हुए देखो ये काम है, ये तुम्हें करना ही करना है और इसका रिवॉर्ड ये है अच्छा काम किया तो, और गलत काम किया तो पनिशमेंट ये है. तो इसको बोलते हैं क्लास ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक. तो यहाँ पे आप लिखोगे जो निशा है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अप्रोच कर रही है. ओके आइडेंटिफाई करना है, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. त्रिशा का क्या हो गया क्लास फिर, सी बिलीव हाईली, वो कहते हैं यार वर्कर्स काम कर लेंगे, टारगेट दे दो, ठीक है. तो आप इसे क्लास फ्री रेन कह सकते हो, फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप. यहाँ पे लीडर जो है वर्कर्स को फुल ऑटोनॉमी देता है, पावर दे देता है, उसको टारगेट दे देता है, आप काम करो, अचीव करो अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो ही आप मुझे बुलाना, अदरवाइज आप मुझे मत बुलाना. अब इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता, ये ऑप्शन में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है क्लास की लास्ट मिनट टिप के अंदर कि तुम्हें किस तरीके से एक एक चीज़ का ध्यान रखना है. क्वेश्चन के शुरू के जो पेपर स्टार्ट होने से पहले
लिखने का जो मिलता है आपको टाइम, उससे पहले 15 मिनट तुम्हारे पास होते हैं पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़ के डिसीजन लेना कि ये वाला ऑप्शन करना है या ये वाला ऑप्शन करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी बातें मैं बता चुका हूँ, उसको फॉलो जरूर करना। Umang Gupta is the managing director. The company has established a good name for itself and had been doing well. It was well known for timely completion of orders. The production manager, Miss Kanta, was efficiently handling the processing of order and had team of 14 motivated employees working under her. Everything was going on well. Unfortunately, she was met with an accident. Umang knew that in the absence of Miss Kanta, the company may not able to achieve the deadlines. Deadline मतलब जिस डेट पे काम करके देना था वो अचीव नहीं कर पाएंगे. He also knew that not meeting the deadline may lead to customer dissatisfaction हो जाएगा, loss of business, business का loss होगा, business का नाम खराब होगा. So he had meeting with his employee in which accurate and speedy process of order was planned. Everybody agreed to work as a team. हर कोई मिलके काम करने को तैयार है. मिस कांता के absence में behavior of उमंग गुप्ता was positive. उमंग गुप्ता का जो behavior है वो बहुत positive है employees की तरफ, और hence everyone put extra time. हर कोई extra time put करता है, extra effort put कर रहा है target को time पे पूरा करने के लिए. Not only this, उमंग जो है वो कांता के घर जाता है क्लास, और क्लास उसको कहता है सफिशिएंट रेस्ट लो, आप आराम से लो. आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल उमंग गुप्ता एंड ड्रॉ द. तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है ये आपको बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है क्लास, आपको सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है. तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल, ऑब्वियस है क्लास, ये क्या है, डेमोक्रेटिक है. और डेमोक्रेटिक का तुम्हें क्या बनाना है क्लास, आपको डायग्राम बना के देना है. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था क्लास, और स्टाइल ऑफ लीडरशिप से था. तो आप देखोगे ना लीडरशिप के स्टाइल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लिस्ट एनी थ्री फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन. बड़े मिसिंग है यहाँ पे, डिविडेंड होगा, अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ कंपनी. तो आपको डिविडेंड डिसीजन जो है ना उसके 3 फैक्टर बताने हैं. कौन से, डिविडेंड डिसीजन. तो आप मुझे बताओ आप कौन कौन से डिसीजन बताओगे डिविडेंड. आपको जो क्लास डिविडेंड डिसीजन है उसके 3 फैक्टर अफेक्टिंग बताना है. सबसे पहला है क्लास कॉस्ट, है ना. फिर आप दिखाओगे कैश फ्लो पोजीशन. फिर आप दिखाओगे डिविडेंड कितना बांटना है, कितना बचाना है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. अब आपको डिटेल में बताना है. आप चाहो ना तो इस पॉइंट को ना ऐसे कर सकते हो, आप एक हेडिंग डाल के ना इस तरीके से आप ये बना के लिख सकते हो. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अगर अवेलेबल है तो फिर आप डिविडेंड कम बांटोगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है तो डिविडेंड ज़्यादा बांटोगे. तो इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हो, या फिर क्लास किसी भी तरीके से आपको लगता है प्रेजेंट करना हो तो इस तरह से 3 पॉइंट राइट साइड बना दोगे और यहाँ पे लिख दोगे. तो एक पेज के अंदर हो जाएगा, 3 नंबर का है बट आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा. कौन सा डिसीजन है क्लास, डिविडेंड डिसीजन. 8th क्वेश्चन. Winber Limited set up a manufacturing unit at Bhilwandi in Himachal Pradesh to manufacture electric geysers and supply them to dealer all over the country. The production target was 500 geysers per week. It was decided that management that variation in production up to 10 is acceptable. भैया MBE की बात कर रहा है, 500 यूनिट का टारगेट है गीजर बनाने का, 490 होगा तो भी चलेगा. At the end of the first week, the production, अभी तो बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया, यहाँ पे 10 का अलाउ था, यहाँ 50 का डेविएशन हो गया. द नेक्स्ट वीक क्लास 470, अ वीक लेटर 460 geysers. On the investigation, it was found that fluctuation of production was due to irregular supply of electricity. बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है. The above paragraph discuss some of the steps in the process of one of the function of management. डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टिंग की कोई बात नहीं. जब भी ये बात करता है कोई कमी हुई है उस कमी को ठीक किया जाना चाहिए, तो ये बात कर रहा है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंट्रोलिंग. अब एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को. तो इन्होंने क्या क्या काम किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, टारगेट सेट किया, सेटिंग अप ऑफ टारगेट. उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर इन्होंने कंपैरिजन किया, बस यहीं तक छोड़ दिया. तो इन्होंने क्या किया, सबसे 3 स्टेप फॉलो किए हैं. सेटिंग अप ऑफ टारगेट, डेवलपमेंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ टारगेट, मेजरिंग, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन. इन्होंने कंपैरिजन कर रखा है, यहाँ तक किया हुआ है. ऑल्सो स्टेट द स्टेप्स दैट हैव नॉट डिस्कस इन अवर पैराग्राफ. कंपैरिजन करने के बाद तुम्हें क्या करना था, ये 3 स्टेप यहाँ हो गए. उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद एनालाइजिंग डेविएशन को एनालाइज करना है, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और फीडबैक इन कंट्रोलिंग. तो ये 3 पॉइंट लिखना है, इसमें 3 पॉइंट लिखना है, इसमें 3 पॉइंट लिखने थे, राइट. ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है. 9th, enumerate any 5 responsibility of a consumer अंडर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने में पहले भी बता चुका हूँ क्लास, शायद पहले मॉक टेस्ट में भी आ चुका है. आई थिंक इसी में राइट भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था. तो आप सबको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. और आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई तो मैं एक बार सजेशन जरूर दूंगा कि मेरी क्विक रिविजन वाली वीडियोस जरूर देख लेना रात में, जहाँ पे मैंने आपको 1 शॉट के अंदर क्लास, मैंने मतलब कि 25 नंबर का पूरा, फिर 1 शॉट के अंदर पूरा 15 नंबर का 40 मार्क्स का करा रखा है. 2 दिन पहले, कल या परसों अपलोड किया हुआ है मैंने, उसको जरूर देख लेना.
अगर आपको और बेहतर करना है तो सीबीएसई का सैंपल पेपर भी एक बार जरूर क्विकली पलटा लेना कि कौन सा केस स्टडीज है। इस टाइम दिमाग में बहुत भगदड़ मची, एकदम दिमाग भाग रहा होगा पूरी रात तो आप पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट 6 घंटे आप आराम से सो जाओ और थोड़ा दिमाग को भी आराम मिलेगा ना, तो जो भी आपने दिमाग में डाला हुआ है वो खुल के निखर के बाहर आएगा। और लास्ट के आधे 1 घंटे में प्लीज रट्टा मत मारना, अपने दोस्तों से बोल देना सुनील सर ने बोला है भाई लास्ट के 1 घंटे में कुछ मत रटो, पूरा फंस जाओगे। लास्ट 1-2 घंटे में मगअप करना बंद कर देना, दिमाग शांत ठंडे दिमाग से रखना, दिमाग पानी पीते पीते सिप लेते लेते आराम से आंसर लिखना क्लास, और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है। अब ये एज पर द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हो क्लास कंप्लेन कंज्यूमर खुद फाइल कर सकता है, उसका लीगल, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका लीगल हायर कंप्लेन फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, और जो उसके अप्रूवल से यूज कर रहा है सामान वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। like मेरे पापा ने मुझे मोबाइल फोन दिया, मैं उनके अप्रूवल से यूज कर रहा हूँ तो मैं भी कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। तो दोनों में से कोई भी आपको अच्छा लगे पॉइंट तो लिख देना, जिसमें आप ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से लिख सकते हो। 10th question. Financial market plays an important role in allocation of scarce resources in an economy by performing important functions. In light of the given statement, state any 3 function. तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है क्लास? सेविंग को मोबिलाइज करता है, ठीक है। मोबिलाइज का मतलब क्या है कि आपकी सेविंग्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा, अच्छी जगह पैसा लगाए ताकि आपको रिटर्न ज्यादा मिल सके। दूसरी बात क्या है क्लास? लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, यानी आपके शेयर डिबेंचर को आप कभी भी मार्केट में बेच सकते हो और आपको पैसा मिलेगा। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यू कैन इजीली सेल शेयर्स इनटू द मार्केट, राइट। तीसरा जो है क्लास, यानी कि आपके काफी पैसे बचाता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट और प्राइस डिस्कवरी। 4 पॉइंट ही तो होते हैं इसके, है ना, मैंने 4 ही लिखवाए, तो आप 4 में से कोई भी 3 जो है आपकी मर्जी लिख देना। रिड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये मार्केट जो है ना आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो जाती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में कौन से मार्केट का कौन से कंपनी का शेयर किस प्राइस पे अवेलेबल है, ये सब कुछ नहीं पता करना, आपको सब कुछ फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। और ये डिमांड सप्लाई फैक्टर देखिए प्राइस भी डिसाइड करता है। मार्केट में क्लास प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, पूरा पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट को यानी शेयर डिबेंचर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मोबिलाइज द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, मोबिलाइज द सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और इन चारों को एक्सप्लेन भी कर देना अच्छे से, राइट, क्योंकि ये क्लास आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। अच्छा देखो, अभी एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे हेडिंग्स डाल के, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है क्लास, तो एक्सप्लेनेशन जरूर देना है। 11 क्वेश्चन ये भी 5 नंबर का है। इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल मिस्टर राकेश Quatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of applying job easier and candidate friendly. It is for this reason, he said, that most progressive companies today have a short application process. आजकल कंपनी का application process ना बहुत छोटा है, बहुत जल्दी एम्प्लॉय को ले लेते हैं. He also said that the application form filled by the candidate is very important as it is the information supplied the application forms which helps the manager in eliminating the unqualified and unfit job seekers. मतलब जो unqualified है, unfit है, उनको तो application देखते ही reject कर दिया जाता है. The company can create a mechanism that attempt the measure of certain characteristics of individual like उनका aptitude, उनका class manual dexterity, dexterity and intelligence to personality. The candidate may be called for an in-depth conversation. यानी क्लास ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा ये इंटरव्यू की बात कर रहा है, और ये तो सारे के सारे सिलेक्शन टेस्ट है और पहले ही आप फॉर्म रीड कर रहे हो. मतलब इसके अंदर 3 बातें करी गई है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. बस खत्म. नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स in the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate. तो भैया ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहा है? सिलेक्शन, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है. ऑल्सो एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस विच कैन बी सीक्वेंसली परफॉर्म बाय द कंपनी. भाई सीधी सी बात है, इसके बाद कौन कौन सा करेगी? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद क्या होगा? चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाएगा, देन जॉब ऑफर दी जाएगा, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा. लो मैं सारे बता दिए, पर तुम पेपर में सारे मत लिखना, सिर्फ नेक्स्ट 3 लिखना. तो 3 यहाँ पे 3. तो नेम द प्रोसेस एंड स्टेप, तो नेम आपने बता दिया क्या है? सिलेक्शन पहले स्टेप में, फिर उसके नीचे लिखोगे ये 3 स्टेप फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है? बाकी 3 स्टेप बता देना है. खत्म क्वेश्चन हमारा.
आखिरी क्वेश्चन है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पेपर में क्लास इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा ही हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने काफी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे हैं आपको, बट ये 3 मॉक टेस्ट जो मैंने दिए हैं ना, वो और सीबीएसई का सैम्पल पेपर, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्लीज देख लेना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, एक एक बच्चे को शेयर कर देना क्लास। और अभी भी कोई दिक्कत है तो कॉमेंट में मेंशन करो क्लास, टिल एग्जाम तक मैं आपकी मेहनत करूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा। और जब तक आप पेपर में जाके अच्छे से नहीं आ जाते तो मैं आप वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्स का, मुझे बताना जरूर, क्योंकि आप एक बार ये करके आओगे बीएसटी, फिर है अपना सब्जेक्ट मेन अकाउंटेंसी, उसमें मैं बता रहा हूँ क्लास आपको आग लगा देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। आप बस पढ़ो, बस पढ़ो, मेरी बात मानते जाओ। अकाउंट्स में भी क्लास जिसे कुछ नहीं आता वो भी 40 40 लेके आ सकता है, मेहनत करो तो क्या नहीं हो सकता। 40 के लिए मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको, 40 नहीं तो 38 आएगा, 37 आएगा, बट हम टारगेट 40 आउट ऑफ 40 का लेके चलेंगे। ये पेपर जम के देख के आओ, ये पेपर अच्छा जाएगा ना, थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। तो इसलिए पूरी मेहनत करो क्लास, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी बचा हुआ है बैकलॉग वगैरह सब फिनिश कर दो। मैंने यहाँ पे क्लास लगभग 20 वीडियोस डाली हैं क्लास लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर, आई थिंक ये 19-20 वीडियोस डाली हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्लास सबको अच्छे से देखा, समझा और अपने घर पे नोट किया, लिखा आपने, बहुत अच्छा किया। तो आगे देखते हैं क्लास, यहाँ पे 5 डिफरेंस है, लिख देना क्लास, मनी मार्केट बेसिस बना के लिख देना पूरा का पूरा अपनी बुक से। और अभी अगर तुमको नहीं याद है तो अपनी बुक निकालो और अभी लिखो अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं, क्या पता कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए, ठीक है। और आपको 5 डिफरेंस लिखना है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ये तो पहले भी था क्वेश्चन किसी टेस्ट पेपर में, मॉक टेस्ट में। प्राइमरी के अंदर बेसिक देना कि न्यू हैंड है, सेकेंड हैंड है, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स कंपनी से लेता है सीधे, प्राइस मैनेजमेंट डिसाइड करती है, ये एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से लेता है प्राइस, यहाँ पे मतलब कि मार्केट का डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। यहाँ पे क्लास प्राइमरी मार्केट के अंदर कोई आप जियोग्राफिकल लोकेशन एरिया नहीं है, वहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन और टाइम है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है, इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ऐसे पॉइंट्स। बाकी मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, रिस्क भी लिख सकते हो, है ना, रिस्क गेन, ये सब पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हो। थोड़ा सा कुछ नहीं भी समझ आए ना, अगर आपको मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो पेशेंसली वेट करना, सोचना कि मैं क्या क्या डाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखवाया टीचर भी वही लेके बैठा होगा नोटबुक में, टीचर को चेक करना सही। अगर आपने कुछ बना के लिखा, अपनी भाषा में लिखा, अपनी समझ से लिखा, अपने जनरल नॉलेज से लिखा है और वो सही है तो आपको उसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी, राइट। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। भगवान कभी भी मेहनत का फल व्यर्थ नहीं जाने देता। हमने, आपने, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और मैं प्रे करूंगा, विश करता हूँ कि आपका पेपर जो है कल का वो बहुत अच्छा जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। और बस कॉन्फिडेंस रखना कि तुम्हें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100% पेपर अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से अटेम्प्ट करके आना, बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग में अच्छे से लिख के स्पेस वगैरह रख के, डायग्राम वगैरह 3-4 क्वेश्चनों में बना के अच्छे से एकदम क्लास अपना लेके आना, प्रेजेंटेशन दे के आना, मुझे बताना खुशी खुशी आके कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, राइट। फिर उसके बाद हम आगे प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ा सा आराम करके, रेस्ट करके, फिर देन हम अकाउंट्स में 5 दिन की छुट्टी है, हमारे पास बहुत टाइम है अकाउंट्स में, 5 दिन बहुत है। मैं 5 दिन में तुम्हें फिर से पूरा अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ, मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं जब तक आपका पेपर पूरा खत्म नहीं हो जाता। इको, बीएसटी, अकाउंट, तीनों का, मतलब आपका इको खत्म हो जाएगा लास्ट में, तब जाए कहीं थोड़ी सी गहरी सांस में लूंगा, राइट। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर कर दो यार सारे दोस्तों में कि आप तीनों मॉक टेस्ट बना लें, ओके। चलो, अगर आपको 2 मॉक टेस्ट नहीं मिले, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब वहां से उससे बना लेना, बट बना जरूर लेना, राइट। क्ल्यू वगैरह एक बार देख लेना, जो भी क्ल्यू वाली वीडियोस डाली है ना मैंने, चैप्टर वाइज की, क्ल्यू है केस स्टडीज की, उनको भी देख लेना। प्रेजेंटेशन कैसे देना है लास्ट में, लास्ट मोमेंट टिप्स, इतना देख लो। और कोई दिक्कत हो मुझे बताओ क्लास, मैं और आपके लिए काम करूंगा, ओके। चलो, गॉड ब्लेस यू।